नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह हर तरफ से, चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मोदी के सामने एक बहुत मजबूत विपक्ष है, वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और दूसरी तरफ दो सहयोगी दल हैं जिनके हाथ में आज की तारीख में मोदी जी की कश्ती है, नाव है, और इनमें से एक सज्जन ऐसे हैं जो किसी भी वक्त इस नाव को डुबो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबसे बड़ी खबर, इनसे भी बड़ी खबर यह है कि पहली बार, जी हाँ, ये भी पहली बार हो रहा है कि पहली बार मोहन भागवत और आरएसएस के कई बड़े लीडर खुलकर बोलने लगे। पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने तंज कसा मोदी जी पे कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और क्लैरिटी के साथ बोल दिया इन साहब ने, इंद्रेश कुमार ने। इन्होंने कहा कि भगवान राम ने अहंकार को सजा दी है, इसीलिए मोदी जी की शक्ति रोक ली है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, जो शक्ति मिलनी चाहिए तो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। अब इंद्रेश जी कह रहे हैं, जी हाँ, बड़े सीनियर आरएसएस के लीडर कह रहे हैं कि ईश्वर ने सजा दे दी है अहंकार को। इशारा साफ तौर पर मोदी और शाह की ओर है। अब 31 जुलाई को, जी हाँ, अगले महीने 31 जुलाई को दोस्तों, मोहन भागवत ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आरएसएस के टॉप लीडर्स होंगे, इस मीटिंग में बीजेपी के लीडर आएंगे, और आप कह सकते हैं कि इस मीटिंग में असेसमेंट किया जाएगा मोदी जी का। हालांकि ये मीटिंग दिल्ली में नहीं हो रही है, दिल्ली से काफ़ी दूर केरल में हो रही है 31 जुलाई को, और ऐसा कहा जा रहा है, सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि इसमें मोदी के परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा। यानी आप इसको अगर बंद अल्फाजों में कहना चाहें तो आरएसएस तौलना चाहती है मोदी को कि मोदी अब कितने उपयोगी रहे हैं आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए। और अगर इस मीटिंग में अगर आरएसएस इस नतीजे पे पहुंचती है कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, और ये जो चुनाव हारी है, ये जो चुनाव बीजेपी हारी है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो खुद मोदी है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों फिर कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा तारीख 31 जुलाई। और दोस्तों, बिग क्वेश्चन ये है मोदी जी के लिए कि एक तरफ जहां आरएसएस को अब उन पर उतना भरोसा नहीं है जो 2014 या 19 में था, या जो बालाकोट स्ट्राइक करने पे था। आज की तारीख में जहां मोहन भागवत अहंकार की चर्चा कर रहे हैं, जहां आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि अहंकार को सजा दी गई है, ये जो 240 पे मोदी जी आए, ये सजा है ऊपर वाले की, ईश्वर की। अगर इस तरह की बातें आरएसएस में हो रही हैं, और बीजेपी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो मौके की तलाश में कि संसदीय दल की बैठक तो बुलाकर देखें मोदी जी एक बार, फिर क्या होता है। तो एक तरफ जहां बीजेपी के भीतर बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, आरएसएस नाराज हैं, और सामने एक ऐसा सहयोगी दल का नेता है, एक ऐसा किंग मेकर है नीतीश कुमार, जिस पर खुद मोदी जी को भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ दे। ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी जी के पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या हैं मोदी जी के पास, मोदी शाह के पास ऑप्शंस क्या हैं। क्या मोदी शाह आज जहां 240 पर खड़े हैं, क्या मोदी और शाह 272 तक पहुंच सकते हैं? क्या मोदी और शाह कोई जुगाड़ करके, तोड़फोड़ करके, सीबीआई ईडी के छापेमारी करके, क्या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, इंडिपेंडेंट एमपीज़ हैं, इनको तोड़ फोड़ करके अपनी संख्या 240 से 255, 260, 265 यहाँ तक ले जा सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? एक बड़ा सवाल है, इसको मैं आज पूरी तरह डिकोड करूंगा, क्योंकि अगर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि 240 से 245 हो सकते हैं, 250 भी नहीं हो पाएंगे, तो फिर इबारत बहुत साफ लिखी है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर ही निर्भर हैं। अब नीतीश कुमार पलटे तो मोदी की सरकार पलटी। तो क्या मोदी अपने दम पर चाणक्य की मदद से, सीबीआई की मदद से, ईडी की मदद से, इनकम टैक्स की मदद से क्या तोड़ फोड़ कर सकते हैं
या अब ये मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। तो दोस्तों, दो बड़े सवाल हैं एट लास्ट कि क्या मोदी जी से आरएसएस नाराज़ है, बीजेपी नाराज़ है, क्या नीतीश कुमार उनको डिच कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, और या अगर ये सब कुछ है, उनके अगेंस्ट जा रहा है मोदी जी के, तो क्या खुद अपने चाणक्य के साथ मिलकर कहीं से नंबर का जुगाड़ कर सकते हैं, कहीं से कुछ सांसदों का जुगाड़ कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि मोदी कोई ना कोई तरकीब लगा के, तिगड़म लगा के 240 से 250-55 तक पहुंच जाएं? कैसा हो सकता है? कितने सांसद टूट सकते हैं? कहाँ गुंजाइश है? मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है आज की सियासत में, और ख़ासकर मोदी सरकार को लेकर। दो खास मेहमान हमारे साथ केपी मलिक हैं। मलिक साहब के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पिछले 30-35 बरसों से आरएसएस के लीडर्स जो हैं उनके भी टच में रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स को भी अच्छी तरह जानते हैं और बहुत बेबाक बोलते हैं। उनको सुनिएगा मोहन भागवत को लेकर वो क्या कहते हैं। दूसरा, आज हमारे साथ अभिषेक होंगे और जो पार्लियामेंट पर बहुत ख़ास निगाह रखते हैं, डेटा जर्नलिस्ट हैं। उनसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या बहुमत तक खुद पहुँच सकते हैं या बहुमत के करीब पहुँच सकते हैं? क्या कुछ ऐसे सांसद हैं, निर्दल हैं, छोटी छोटी पार्टियों के, जिनको तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता? सवाल ही नहीं उठता है। चलते हैं सीधे केपी मलिक साहब के पास और अभिषेक कुमार के पास। मलिक साहब, आरएसएस नाराज है। इंद्रेश कुमार जैसे सीनियर लीडर मोदी से बहुत सीनियर, वो कह रहे हैं कि भगवान राम अहंकार बर्दाश्त नहीं करते, और ये जो 240 आए हैं, कहीं ना कहीं राम नाराज थे, राम अहंकार बर्दाश्त नहीं करते, राम ने सजा दे दी। ये क्या हो रहा है बीजेपी में? देखिए दीपक जी, अगर आप याद करें, मैं आपको बहुत दिन पहले से कह रहा हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में तल्खी चल रही है और इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। इसका नतीजा आपको देखने को तब मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम संगठनों की एक बैठक होगी। जाहिर सी बात है, आज तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग भी नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं इसी का खतरा है कि उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उसमें से विरोधी सुर उठेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले मोहन भागवत जी का बयान आया, अभी और 2-3 अधिकारियों का भी आएगा। ये संघ की मैं नूरा कुश्ती मान रहा हूं अभी, क्योंकि अगर संघ को कुछ रिएक्ट करना ही था तो संघ को उस दिन भी रिएक्ट करना था कि जब नड्डा जी ने कहा था कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, हम तो मजबूत हो चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। और आज नड्डा जी दूसरे जो राजनीतिक दल है, विरोधी दल है, उनकी बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, तो संघ उस टाइम कहाँ था? तो मैं संघ का दूसरा नजरिया भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं संघ एक ऐसा सेफ पैसेज भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बाहर के लोग आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर हमला करें और आप उसको खुद ही डांटने लग जाएं। मलिक साहब, जी, आप अपनी पारखी निगाहें हैं, 25-30 वर्षों से आप दिल्ली के गढ़ में बैठे हो, मुझे सीधे सीधे बताइए, और बड़ा आप हिम्मत से वैसे भी बोलते हैं चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मोहन भागवत, दत्तात्रेय हॉसबोले, 2 टॉप लीडर्स, इंद्रेश कुमार की मैं बात नहीं कर रहा, 2 टॉप लीडर ऑफ आरएसएस, क्या ये लोग मन बना रहे हैं रिप्लेस करने के? क्या मोदी ये जान चुके हैं कि अब मोदी में दम नहीं रहा, मोदी मैजिक अब नहीं है? क्या ये चीज आरएसएस रियलाइज कर रही है? दीपक जी, ये तो मैं आपको पहले से कहता रहा हूं कि संघ को भी समझ में आ गया और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको भी समझ में आ गया है कि जो गुजराती लोग हैं उनका जादू खत्म हो चुका है। उसका मैंने एक बड़ा उदाहरण भी आपको दिया था कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये नुकसान हुआ है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है और उसके जिम्मेदार भी दिल्ली वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जहां 100% रिजल्ट रहा है, जहां के शिवराज चौहान आए हैं, उनका कहीं अधिक अनुभव इनसे है, कहीं अधिक योग्य है, कहीं अधिक आरएसएस की तमाम शर्तों पर खरे उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को भी ये लगता है कि उनके पास इस तरह के लोगों की कमी नहीं है और वो ये चाहते हैं कि अब इनसे पीछा छुड़ाने का टाइम आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दौरान
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में आपने ठीक है मजबूत किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन आपने कई सारी ऐसी सीमाएं तोड़ी हैं जो कहीं ना कहीं संघ को भी नागवार गुजरी हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी नागवार गुजरी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मेन एजेंडा रहा है राम जन्मभूमि का, अयोध्या का, और वहां पे अगर आप धराशायी हो जाते हैं तो वो आपकी इन कमियों को और इस नाकामी को दर्शाता है। इसीलिए मलिक साहब ये बताइए कि मोहन भागवत और मोदी जी में तो बड़े अच्छे संबंध थे। मोहन भागवत के जो पिताजी थे वो गुरु जी थे मोदी जी के। क्या आज की तारीख में ये जो रिश्ते हैं इसमें खटास आ गई है, दरार आ गई है? क्या आज की तारीख में मोहन भागवत और मोदी के बीच में संवादहीनता है? ये दीपक जी जो आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, ये आप 40-45 साल पीछे की बात कर रहे हैं। आप पिछले 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 5 साल की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा तलखी बढ़ी हुई है। मैंने आपके चैनल पे एक दिन पहले भी कहा था कि 7 साल पहले घटना हुई थी, जिस मीटिंग में अरुण जेटली, अमित शाह, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोग थे। वहां पे एक बहुत बड़ी तलखी देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं मोहन भागवत नाराज होके और खाना बीच में छोड़ के चले गए थे। तो हमें तब से एहसास है कि बहुत ज्यादा कड़वाहट नरेंद्र मोदी और भागवत के बीच में है। और जिस तो आपने प्रकार क्या से कहा, मोहन भागवत खाना छोड़ के चले गए थे? क्या मैंने कहा आपके चैनल पे भी कहा था कि एक जगह डिनर कहीं रखा गया था और उस डिनर में जो दिल्ली में? आपको याद होगा एक बार दिल्ली में एक डिनर रखा गया था और उसमें उस डिनर में मोहन भागवत भी थे। और वो उस दौरान की घटना है जब पूर्ति घोटाले का आरोप गडकरी झेल रहे थे। तो उसमें गडकरी की तरफदारी करते हुए मोहन भागवत ने मोदी जी को कहा था कि भाई आप इनके ऊपर क्यों इतना कर रहे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखिए, इसको छोड़िए इन मामलों को। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो रिएक्शन उस पर आया था उससे कहीं ना कहीं बहुत अधिक नाराज मोहन भागवत हो गए थे और वो बीच में खाना छोड़ के चले गए थे। और मेरा मानना यह है कि तब से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है और तभी से उन रिश्तों में कड़वाहट दिखाई दे रही। जी, थाली छोड़ के चले गए, डिनर में प्लेट रखी थी लेकिन उन्होंने मोदी के सामने प्लेट को किनारे किया और निकल गए। इतनी नाराजगी मोहन भागवत में थी। ये मलिक साहब बड़े पुराने पत्रकार हैं दिल्ली के और आरएसएस से लेके बीजेपी के हर बड़े नेता को जानते, वो बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। मैं आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा और मैं खासकर वो जो मीटिंग अगले महीने होने जा रही है उस पर भी पूछूंगा। आरएसएस जो हिसाब किताब मोदी का करने जा रही है उस पर भी पूछूंगा। अभिषेक, जिस तरह से मलिक साहब चीजें बता रहे हैं और जो अखबारों में छप रहा है, बाकी जगह सोशल मीडिया पे आ रहा है, आरएसएस के नेता बोल रहे हैं, अगर वाकई चारों तरफ से मोदी जी की घेराबंदी हो रही है और नीतीश कुमार भी कभी नरम कभी गरम, इस तरह का माहौल उनका भी है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि 240 पर खड़े मोदी और शाह, क्या कोई इनके पास जुगाड़ है, कोई ऐसा विकल्प है, कोई ऐसा जरिया है कि कहीं से 25-30 या 15-20 सांसद तोड़ ताड़ के अपनी दुकान बड़ी कर लें, सजा लें? क्या मोदी जी 240 के ऊपर जा सकते हैं तोड़ फोड़ करके? क्या तोड़ फोड़ की गुंजाइश है या नहीं है? दीपक जी, मोदी जी 240 पर खड़े हैं, ये फैक्ट तो है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी ध्यान रखिए कि एक मजबूत विपक्ष जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता, वो भी 243 या 244 पर खड़ा है। ये ध्यान रखिए। 234 इंडिया अलायंस के कुछ ऐसे सांसद हैं जिसमें कश्मीर लद्दाख के 2 हैं, पंजाब के 2 हैं, पप्पू यादव हैं बिहार के, महाराष्ट्र के सांगली वाले हैं। ठीक इसी तरह से देखें तो असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावल हैं। 2 और सांसद इसके साथ हैं जो एक क्षेत्रीय दलों के सांसद या उनको निर्दलीय की तरह ही काउंट करके चले। तो ऐसे सांसदों की संख्या 10 है और ये कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो विपक्ष क्यों आज नहीं की जा सकते? तारीख में पप्पू यादव क्यों नहीं जा सकते? जो पप्पू यादव जहां चंद्रशेखर से रावण है, पप्पू यादव किसके बूते चंद्रशेखर जीत रावण कर जो आए है, हैं? काशीराम पार्टी वाले जो नगीना से जीत के आए, ये क्यों नहीं जा सकते? दलित अगर मुस्लिम मायावती समीकरण जा की सकती बुनियाद हैं पर तो जीत कर आए हैं। डीएम समीकरण, दलित मुस्लिम समीकरण की बुनियाद पर वो जीत कर आए हैं और अच्छा उस बुनियाद के सहारे वो उत्तर प्रदेश में कांसीराम जैसी हैसियत खुद की बनाना चाहते हैं, मायावती जैसी हैसियत बनाना चाहते हैं। वो आज की तारीख में जब तक उनको एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिल जाए उत्तर प्रदेश की, वो भाजपा के साथ जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। वो बीजेपी मतलब के साथ आप ये चले कह रहे जाएं, हैं कि उनकी बुनियाद ही जाएगी। जो भी सांसद हैं इंडिपेंडेंट विचारधारा की वजह से वो मोदी के साथ नहीं जा सकते?
बारामूला का सांसद आप बताइए दीपक जी, वो कैसे चला जाएगा बीजेपी के साथ? लद्दाख में जो भाजपा विरोधी आंदोलन की लहर पर सवार होकर जीत करके आए हैं, वो कैसे चला जाएगा? अमृतपाल कैसे चले जाएंगे? जो दूसरे निर्दलीय पंजाब से जीते हैं, वो कैसे चले जाएंगे? सांगली वाले तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा चुके हैं, पप्पू यादव जा चुके हैं। तो ये जाने वाले लोग नहीं है। इनके पास सबसे सॉफ्ट टारगेट एक जो दमन दीव से जो एक पटेल जीत कर आए हैं और 4 वाईएसआरसीपी के सांसद हैं, उनमें से ये कोशिश करेंगे। दमन दीव वाले का नाम मैं आपको बता देता हूं। दमन दीव से जो एक सांसद जीत कर, पटेल, उमेश भाई पटेल, एक वो सांसद है और 4 सांसद वाईएसआरसीपी के हैं। 5 सांसदों पर इनकी नजर हो सकती है। पता नहीं उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जी मतलब आप कह रहे हैं 5, यानी 240 से 245 तक पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। ये किसी भी सूरत में जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, इन्हीं दोनों के ऑक्सीजन पर इसकी सरकार चल रही है। ऑक्सीजन सप्लाई इन्हीं के जिम्मे है। कब इनकी ऑक्सीजन सप्लाई इधर से कट जाए, दूसरी तरफ चली जाए, कहा नहीं जा सकता। और पूरी बात में एक जनता दल यूनाइटेड की बात मैं आपको बता दूं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बस इतना भरोसा चाहिए कि क्रेडिट इस देश को नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति दिलाने का क्रेडिट नीतीश नायडू को मिले, वो चले जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में पूरे देश का माहौल आप देख लीजिए, पूरे देश में इस बात को लेकर कहीं रंज की स्थिति नहीं है कि कोई मोदी सरकार गिरा देगा तो सरकार के प्रति किसी की सहानुभूति होगी। ये स्थिति नहीं है कि 13 दिन की अटल जी की सरकार चली गई, भानुमति का कुनबा कह दिया अटल जी ने और जनता झूमने लगी उनकी बात पर। आज स्थिति ये है कि लोग इस सरकार से निजात दिलाने वाले व्यक्ति को हीरो के तौर पर देखने के लिए तैयार है। ओके, मैं आऊंगा। मैं नीतीश कुमार पे भी पूछूंगा, क्योंकि आप अगर प्रोग्राम पे लाइव हैं तो नीतीश पर मैं जरूर सवाल इसलिए पूछता हूं क्योंकि सबसे एक्यूरेट खबर आप ही देते हैं। तो मुझे लगा कि नीतीश कुमार पे मैं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा मलिक साहब से। मलिक साहब, 31 जुलाई यानी अगले महीने मोहन भागवत होंगे, दत्तात्रेय हौसबोले होंगे, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी होंगे आरएसएस के, और इन सब ने बीजेपी की भी टीम को बुलाया, सीनियर लीडर को बुलाया, हिसाब किताब करने जा रहे हैं, बही खाते खोलने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मोहन भागवत। हिसाब किताब मोहन भागवत करने जा रहे हैं और वो ये देखेंगे, आकलन करेंगे कि मोदी ने क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया 2024 के इस चुनाव में, और अगर मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो क्या एक्शन लेना चाहिए। ये जो 31 जुलाई की बैठक है, जिसमें आप कह सकते हैं मोदी का ऑडिट होगा, मोदी के बही खाते खोले जाएंगे, और वो बही खाते मोहन भागवत खोलने जा रहे हैं, उनकी टीम। आपको लगता है ये मीटिंग क्रूशल है और महीने भर के अंदर थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, या एक लेवल पे बीजेपी आरएसएस जा सकती है कि भाई अब बहुत हो गया मोदी जी, अब किसी और चेहरा बदलो, रथ का घोड़ा बदलो? दीपक जी, ये जो मीटिंग हो रही है 31 जुलाई को, 3 दिन की मीटिंग है ये, और केरल में चलेगी, इसलिए थोड़ा दूर बुलाया गया है इसको कि हो हंगामा ना हो, कहीं दिल्ली में या आसपास कहीं रख लेंगे तो ज्यादा मार पतार हो सकती है, इसलिए इसको दूर कोने में रखा गया, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और इस मीटिंग में जो सबसे हॉट मुद्दा होगा, जो सबसे ज्यादा डिस्कशन होगा, वो श्री अमित शाह जी पे होगा। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को छिन्न भिन्न करने का काम किया है, जिस प्रकार से आपने आइडियोलॉजी को तोड़ने का काम किया है और आपने बाहरी लोगों को लिया है, वो बाहरी लोग ही इस चुनाव में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। क्योंकि जैसे ही टूट फूट मचेगी, जैसे अभी अभिषेक जी गिनवा रहे थे दूसरे सांसदों को, निर्दलियों को, या किसी एक सदस्य की पार्टी को, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ऐसे तमाम नेता हैं जिनको आपने वॉशिंग मशीन में धो के लेके आए हैं या उनको तोता पीछे लगा के लेके आए हैं, अब आज की डेट में तोता भी नहीं है और वॉशिंग मशीन आपकी खराब हो गई है, तो अब उनके लिए वापस जाने के लिए तमाम दरवाजे रास्ते खुले हुए हैं। तो ऐसे में आपकी सरकार कैसे सरवाइव करेगी? और ये जो आपने कीचड़ पार्टी में फैलाया है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल जवाब होंगे और जिसके जिम्मेदार ये दोनों लोग ठहराए जाएंगे, और वहीं पे इस चीज का निर्णय होगा कि इनसे तत्काल कमान वापस ली जाए। मुझे नहीं लगता कि इस दौरान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को इस चीज का श्रेय मिलेगा।
या किसी नायडू को इसका श्रेय मिलेगा? इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही मिल जाएगा और वहां पे सहमति ये बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ही इस एनडीए में किसी नए चेहरे को आगे कर दिया जाए और एनडीए का चेहरा उसको बना के सरकार को आगे चलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहेगी कि सरकार गिरा दी जाए। आरएसएस नहीं चाहेगी कि सरकार गिरा दी जाए, क्योंकि इसमें एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसमें वही चेहरे पुराने मुख्य सारे मंत्रालय देख रहे हैं, चाहे आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे आपकी रेल मिनिस्ट्री हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक ये भी आवाज उठ रही है कि इन लोगों, हरदीप पुरी में ऐसा क्या खास है कि उनको 2-2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दे रखे हैं। ऐसे सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं जो 6 बार, 7 बार, 8 बार जीत के आए हैं और वो एक बार भी मंत्री बनने के लायक नहीं है। और इस प्रकार के जो लोग हैं, अश्विनी वैष्णव को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं, विदेश मंत्रालय कोई भारतीय जनता पार्टी में चला ले इस लायक नेता नहीं है। तो इस सब पे वहां पे जो है चर्चा होगी और उस पर फैसले लिए जाएंगे। जी 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 जी, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि असेसमेंट होगा, आरएसएस इस सरकार को बचाना चाहती है क्योंकि 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट आपने बात की कि मोदी से कहीं ज्यादा अमित शाह का असेसमेंट जो है वो आरएसएस करेगी, यानी निशाने पर अमित शाह है। बड़ी बात आपने कही है। अभिषेक, मैं सीधे असली सवाल पर आता हूं। क्या नीतीश कुमार अभी भी कंफ्यूज हैं, दो राहे पर खड़े हैं? एक रास्ता इंडिया अलायंस की तरफ है, एक रास्ता जहां वो चल रहे हैं एनडीए में वहां है। क्या दो राहे पर खड़े हैं? क्या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं? उनके आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? इज ही कंफ्यूज्ड? नीतीश कुमार कंफ्यूज नहीं है दीपक जी। क्या? सबसे पहले हमको इस बात, नीतीश कुमार कंफ्यूज नहीं है, ये बात चलिए, दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम लोग कंफ्यूज हो नहीं, हम सकते हैं, लोग भी लेकिन नीतीश कंफ्यूज कुमार नहीं के है, मन में क्या चल रहा है बता दीजिए। हम लोग भी कंफ्यूज नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, सरकार को पहले दिन समर्थन देना उनकी मजबूरी थी। वो साथ में जीत कर आए थे, और अगर वो समर्थन वापस ले लेते तो राष्ट्रपति भवन से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनविटेशन मिलता। इस बात का इल्म उन्हें पहले से था कि वो समर्थन वापस ले करके भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने से रोक नहीं सकते थे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको कि कई सारे लोग गलती कर रहे हैं समझने में, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन में अभी क्या किस तरह का माहौल है। जी, अब सवाल ये उठता है कि सरकार जब बन गई, सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए कितना मुश्किल काम है, ये बात सभी जानते हैं कि एक तरफ अंदर से प्रेशर संघ का है। भारतीय जनता पार्टी में अब तक जो लोग चुप थे, अब संघ ही जब बोलने लगा तो वो लोग भी अब बोलेंगे धीरे धीरे। एक वो है, दूसरी तरफ से तकरीबन 250 की सदस्य संख्या के साथ एक मजबूत विपक्ष खड़ा है। और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने वो दिन किस दिन आता है जिस दिन इंडिया गठबंधन के साथ उनकी डील फाइनल हो जाती है कि नई सरकार किस स्वरूप में बनेगी, उस सरकार का नेता कौन होगा, उस सरकार का एजेंडा क्या होगा, वो सरकार किस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम करेगी। और वो सरकार चंद्रबाबू नायडू के लिए हालांकि वो फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वो अकेले दम बहुमत में है। वो सरकार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को किस प्रकार से काबू करके रखने पर सहमत हो जाएगी। ये सारी चीजें जिस दिन डील फाइनल हो जाएगी उस दिन देश में दूसरी सरकार होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार उस दिन इस देश में नहीं रहेगी। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं मोदी से? ही इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, उनका मन नहीं लग रहा है मोदी जी के साथ? देखिए, मोदी जी के साथ किसी भी सहयोगी दल का मन नहीं लग सकता। आप मंत्रालय किस प्रकार से बांटे गए देख लीजिए। जिस पार्टी के पास इसी 12 सांसदों के बूते, तब भी 12 सांसद थे 98 में, डिफेंस और रेलवे का कैबिनेट पोर्टफोलियो था, कैबिनेट में वो मंत्रालय था। विदेश राज्य मंत्री का पद था दिग्विजय सिंह के पास, आपको याद होगा, इन्हीं 12 सांसदों के बूते। उस पार्टी को भैंस बकरी चराने वाला मंत्रालय दिया गया है, मछली पालने वाला मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ कौन खुश हो सकता है? चंद्रबाबू नायडू को सिविल एविएशन से क्या हासिल करना है? अमरावती के लिए एयरपोर्ट वो हासिल कर चुके हैं। आपने खुद ही कहा कि मोदी जी से एयरपोर्ट है। मोदी जी से कोई खुश नहीं है सहयोगी दल। मलिक साहब, आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब चाहूंगा और फिर लास्ट कमेंट में रिएक्शन जो है अभिषेक से लूंगा। मोदी जी से कोई सहयोगी दल खुश नहीं है, तो ये संकेत क्या दे रहा है कि मोदी जी इस वक्त कहीं ना कहीं ब्लेड की धार पे हैं और
अगर जरा सा भी एक फैसला गलत होता है, अगर जरा सा भी वो कोई डिसीजन गलत लेते हैं तो उनकी घेराबंदी हो सकती है। फ्लोर ऑफ द हाउस में, यानी लोकसभा में सरकार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये सरकार गिर सकती है। क्या कहीं ना कहीं तलवार की नोक पर ये सरकार है, मलिक साहब? दीपक जी, ये सरकार तलवार की धार पे है। और आप तो 6 महीने 8 महीने बहुत लंबा वक्त कह रहे हैं, इतना लंबा वक्त चलेगा नहीं इसमें। और मैं अभिषेक जी की एक बात से सहमति रखता हूं कि इस सरकार से ना चंद्रबाबू नायडू खुश हैं, ना नीतीश कुमार खुश हैं, और इनके अलावा मैं पहले कह चुका कि अंदर के लोग भी खुश नहीं है। आज आप देखेंगे कि 5 दिन के लिए गोरखपुर में है मोहन भागवत जी। क्या करने गए मठ में? मठ में क्या चल रहा है? मठ योगी में जी और मोहन भागवत की मीटिंग। हाँ, हाँ, ये मठ में क्या प्लानिंग चल रही है वहां तो को? बता तो इनके दीजिए मलिक अलावा, साहब, बता दीजिए हाँ, कि एक तरफ इनके मोहन अलावा भागवत हमला कर रहे हैं अमित शाह पर, मोदी पर, दूसरी तरफ योगी जी के घर पे खाना खा रहे हैं तो मैं वही गोरखपुर में। आपको बताना चाह रहा हूँ दीपक जी, ये सब प्लानिंग ये चल रही है संघ की और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर लोग हैं उनकी ये मीटिंग चल रही है कि हम इस सरकार को हाथों से ना जाने दें और हम सरकार चलाएं, और जो एनडीए के नए सहयोगी दल हैं उनमें कुछ और लोगों को हम जोड़ें। जैसे मैं देखता हूं कि ममता बनर्जी को और शरद पवार को, शिवसेना को, बाकी लोगों को अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं है अगर गडकरी जैसे चेहरे को, शिवराज सिंह जैसे चेहरे को भारतीय जनता पार्टी और संघ आगे करता है, क्योंकि मराठी मानुस वाली बात हो जाएगी। उसमें शरद पवार भी बहुत ज्यादा विरोध करके ये नहीं करेंगे, ये अपने माथे पे कलंक नहीं लगवाएंगे कि महाराष्ट्र के एक आदमी को मौका मिला था पीएम बनने के लिए और शरद पवार दीवार बन गए थे। उनको विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए वो चुप बैठ जाएंगे और इन परिस्थितियों में सरकार बनेगी। और ममता बनर्जी को, बाकी लोगों को इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि पहले भी वो वाजपेयी सरकार में रह चुके हैं और उनको मन चाहे मंत्रालय, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो जो डिफेंस चाहिए, वो सबको मिल जाएंगे। तो इस सरकार को उस तरीके से आरएसएस चलाने की, बनाने की कोशिश करेंगे जी। करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि स्पीकर का चुनाव है, उसके बाद सत्र शुरू होगा लोकसभा का। चलिए ये सत्र निकल गया, विश्वास मत भी ले लिया। आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन देख रहा हूँ। अगर ये क्रूशल जो 3-4 राज्यों के इलेक्शन है, मान लीजिए महाराष्ट्र है, अगर ये इलेक्शन बीजेपी हार जाती है विधानसभा के, तो आपको लगता है कि फिर उल्टी गिनती मोदी की शुरू हो सकती है इसी साल के आखिर में? फिर वाकई बवंडर हो जाएगा पार्टी में? दीपक जी, पक्के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि पहला सत्र ये सरकार निकाल लेगी। उम्मीद है निकाल लेगी, लेकिन पहले सत्र में तो तकरीबन हर दिन सरकार के सामने विश्वास मत जैसी स्थिति है। 8 महीने के लिए बजट आना है, 114 डिमांड पर वोटिंग है, स्पीकर के चुनाव पर वोटिंग है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट के थैंक्स मोशन पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग है। और वो वोटिंग भी मनी बिल की तरह है, सरकार जा सकती है। दूसरी चीज, एक बात को समझिए, हमें समझना होगा इस चीज को सबसे पहले कि 240 की सदस्य संख्या के सामने जब मजबूत विपक्ष खड़ा है और बैसाखी जो है वो बैसाखी के दोनों पहिए, दोनों बैसाखियां, दोनों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं अब हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस परिस्थिति में मोदी 240 पर है, ये उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने 226 पर नरसिम्हा राव थे। हर पल जी, चुनौती है, एवरी मोमेंट, हर दिन एक चैलेंज है मोदी जी के लिए, ये अभिषेक ने कहा। और कुछ इसी तरह की बात मलिक साहब ने कही कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि नाराजगी हर तरफ से है। वो बीजेपी के भीतर से नाराजगी है, वो आरएसएस में नाराजगी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाराजगी सहयोगी दलों में जो किंग मेकर है नायडू और नीतीश कुमार, उनमें नाराजगी है, और फिर इंडिया अलायंस तो नाराज है ही, और इस बार बहुत मजबूत संख्या बल के साथ विपक्ष है। देखें आगे आगे क्या होता है। हाँ, ये चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा कि मोदी जी के लिए अब सफर आसान नहीं है। अभिषेक आप आए और मलिक साहब आप आए, बेबाकी से आपने बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से।